हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो से जो है आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें आपके सभी जो भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं और जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं और जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनका हम लोग एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर का जो है यहाँ पर रिविजन करने वाले हैं, ठीक है। और फिर वो जो चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे उनको जो है मैं चैनल पर एक प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग और जो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है उन सभी को अलग अलग कर दूंगा। और जो भी चैप्टर्स हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे उसको जो है मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर से कंप्लीट रिवीजन करना है। इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखना है। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर की एक बार रीडिंग कर लेते हो तो आपका जो है एक एक चैप्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और इस तरीके से आप अपना रिवीजन करते हो तो बहुत ज्यादा जो है आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। आप जो हो मैक्सिमम जो है 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे इजीली। आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर का रिवीजन करना है मेरे साथ। जिस तरीके से मैं आपको डेली जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो आप जो चैप्टर्स का रिवीजन करते रहे, साथ साथ क्या होगा बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो से जो हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी आगे चैप्टर्स होते रहेंगे उनको मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूंगा और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही आपको प्लेलिस्ट जो है चैनल पर भी मिल जाएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही चैप्टर के रिवीजन की जो वीडियो है वो अपलोड होगी आपको जो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में यही देखा गया है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है उसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 90% या मोर देन 90% आप मान सकते हो कि क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो है सभी चैप्टर्स को अच्छे से मेरे साथ रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो है काफी ज्यादा अच्छा स्कोर यहाँ पर मिल जाएगा और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है सेल, ठीक है। तो सेल के बारे में आप सभी को पता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल जो है सेल के थ्रू ही जो है हमारी बॉडी का कंपोजिशन हुआ है। सेल्स मिलकर जो है टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू मिलकर जो है ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर जो है एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन को करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल के बारे में वो ये है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell and Robert Brown discovered the nucleus, ठीक है। तो आपने जो है रॉबर्ट हुक का नाम सुना होगा कि रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में जो है सेल की डिस्कवरी की थी। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि रॉबर्ट हुक ने भी सेल की डिस्कवरी की थी और एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने भी सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन डिफरेंस ये था कि रॉबर्ट हुक ने जो है डेड सेल को डिस्कवर किया था और एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने जो है एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है। और उसके बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन का नाम भी आपको याद होना चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। तो उसकी डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है श्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि सेल थ्योरी जो है वो किसने फॉर्मुलेट की थी, या सेल थ्योरी की डिस्कवरी जो है किस किस साइंटिस्ट ने करी थी, ठीक है। तो श्लीडन और श्वान जो है ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इनका नाम जो है आपको याद रखना है। इन्होंने सेल थ्योरी की जो है डिस्कवरी यहां पर की थी। उसके बाद है ओमनिस सेलुला ई सेलुला वॉज एक्सप्लेन बाय रुडोल्फ वर्को, ठीक है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये एक टर्म है, ठीक है। आई थिंक ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब ये होता है कि ऑल सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। मतलब जो सेल्स पहले से आपकी बॉडी में है उन्हीं सेल्स से जो है नए सेल्स की डिस्कवरी होती है या नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्टेटमेंट को एक नाम दिया गया है जो कि हम बोलते हैं ओमनिस सेलुलाई सेलुला। तो ये पहली बार जो किसने दिया था, रुडोल्फ वर्को ने दिया था, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्को भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया जाता है इस तरीके से कि ओमनिस सेलुलाई सेलुला जो फेमस स्टेटमेंट है ये किसने दिया था, तो रुडोल्फ वर्को का आपको नाम पता होना चाहिए। इन पॉइंट्स को अगर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे चैप्टर वाइज तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको सभी पॉइंट्स याद रहें। तो एग्जाम से जस्ट पहले अगर आप ये एक एक पेज में जो है सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे और एग्जाम से एक दो दिन पहले अगर आप इन पॉइंट्स को देख लेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are called prokaryotic. ठीक है, तो सेल्स को जो है हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी होगी, एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होगी, एक कवरिंग होगी, तो उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में डालेंगे। और अगर सेल के न्यूक्लियस के बाहर जो है मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं होगी, तो उसको जो है हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो यू का मतलब होता है कि कंप्लीटली डेवलप्ड मेम्ब्रेन और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो सभी सेल्स में जो है पाया जाता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो सभी सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक टाइप के सेल हो। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में काफी ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज का मतलब मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली ऑर्गेनेल का मतलब है कि जैसे एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर काफी सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसी तरीके से एक सेल को चलाने के लिए जो है अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, उनके पार्ट्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन राइबोसोम एक ऐसा लौता जो है सेल ऑर्गेनेल है जो सभी सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो। और राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, यानी कि राइबोसोम के बाहर किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में जो अभी तक खोज हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे छोटा सेल कौन सा है। तो सबसे छोटा सेल का जो नाम है वो है माइकोप्लाज्मा। ये आपको नाम याद रखना है, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शेप के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारा जो शेप है वो रॉड शेप होगा तो हम उस बैक्टीरिया को बैसिलस की कैटेगरी में डालते हैं। अगर वो शेप जो है स्फेरिकल होगी, एक बॉल की तरह होगी, तो हम उसे कॉकस की कैटेगरी में डालते हैं। अगर वो एक कॉमा की तरह शेप होगी उस बैक्टीरिया की तो उसे हम विब्रियो कैटेगरी में डालते हैं। और अगर वो स्पाइरल शेप होगी तो हम उसको स्पाइरेलियम की कैटेगरी में डालते हैं। तो इस तरीके से जो है बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। उसके बाद है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज ऑफ 10 to 20 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर एंड दैट ऑफ वायरसेस इज 0.02 to 0 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो एक यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो उसका जो साइज होता है लगभग 10 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, जिसमें से पीपीएलओ का जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। तो ये हम लोग यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। जो माइकोप्लाज्मा था वो आपका प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आता होगा, इसलिए वो जो है सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ यूकैरियोटिक का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और वायरसेस की जो लेंथ होती है वो होती है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक। उसके बाद नेक्स्ट है मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए एंड इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए के अलावा जो मतलब उसमें जो भी डीएनए वगैरह होता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसका नाम हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड का जो है बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ड्रग्स बनाते हैं या कोई भी मतलब कोई नई चीज बनाते हैं जो कि आपकी बॉडी में मतलब यूज हो सके, तो वो जो है हम प्लाज्मिड की मदद से यहां पर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो बैक्टीरिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका नाम होता है मेसोसोम। मेसोसोम बेसिकली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो इनफोल्डिंग होती है, मतलब अंदर की तरफ जो उसकी फोल्ड्स बने होते हैं, बस उसी चीज को हम मेसोसोम कहते हैं। और ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स में ही पाया जाता है, मतलब ये सिर्फ जो कैरेक्टर है ये सिर्फ प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है द सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल वॉल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके जो सेल एनवेलप होता है, मतलब पूरा जो एनवेलप है उसका, वो 3 लेयर से बना होता है। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर है सेल वॉल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है, इन सम प्रोकैरियोट्स ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर एंड इन सम टाइम इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। ठीक है, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स की अभी हमने बात करी, सेल एनवेलप में जो लेयर होती है, तो वो जो है एक पतली सी लेयर भी हो सकती है जिसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, या फिर वो एक थिक लेयर भी हो सकती है जिसे हम कैप्सूल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इन बैक्टीरिया सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे सेल के स्ट्रक्चर और सेल की शेप के बारे में पता चलता है। ठीक है, या सेल को जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है और उसकी शेप के बारे में पता चलता है, तो सेल वॉल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इन साइनोबैक्टीरिया द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं, बाहर को एक्सटेंशंस निकले होते हैं जिन्हें हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, और क्रोमैटोफोर्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर्स जो शब्द बना है वो आपका क्रोमा से बना है। क्रोमा बेसिकली कलर होता है। ठीक है, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, और पिगमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो क्रोमैटोफोर्स जो है क्या कंटेन करते हैं, पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मोटाइल बैक्टीरिया हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला which is composed of 3 parts, filament, hook and basal body. Filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside. ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, मोटाइल का मतलब जो बैक्टीरिया चल सकते हैं, ठीक है, जिनके पास एबिलिटी है मूव करने की, मोशन करने की, तो उनके पास क्या होता है, एक फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है जिसे हम फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया में सीलिया भी होता है। ठीक है, तो जो फ्लैजेला होता है उसकी जो मतलब जो फ्लैजेला पूरा होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और फिलामेंट जो है इसका सबसे लंबा भाग होता है या लंबा पोर्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया आर फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्रिए। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मोशन में हेल्प करते हैं वो क्या क्या होते हैं, फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्रिए। उसके बाद नेक्स्ट है, राइबोसोम आर अबाउट 50 to 20 nanometer size and are made up of 2 subunits 50s and 30s which form 70s prokaryotic ribosome। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज तो ये ध्यान रखने की, राइबोसोम का जो साइज होता है वो 50 से 20 नैनोमीटर के बीच में होता है, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70s होता है। ठीक है, एस का मतलब यहां पर एक सिडबर्ग्स यूनिट होती है, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ज्यादा डिटेल में आपको पता लग पाएगा। तो बेसिकली इसकी साइज की यूनिट होती है, सिडबर्ग बोलते हैं। ठीक है, सिडबर्ग्स यूनिट। तो 70s जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और उसकी 2 छोटी सब यूनिट्स होती हैं, 50s और 30s। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ठीक है, तो काफी सारे राइबोसोम जो है एमआरएनए पर अटैच हो सकते हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिन्हें हम पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम कहते हैं। उसके बाद है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है, जो स्टोर किया जाता है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे कंपोज होती है, लिपिड्स की मदद से कंपोज होती है, जो कि बाइलेयर टाइप स्ट्रक्चर में अरेंज की जाती है। बाइलेयर का मतलब कि उसमें 2 लेयर होती है लिपिड्स की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन ह्यूमंस द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो एरिथ्रोसाइट होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 52% जो है प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये किसका मॉडल है, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। दिस मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ठीक है, तो जो
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है उसमें क्या होता है, उसका एक क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, क्वासी मतलब सेमी, तो थोड़ा सा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसमें क्या होता है कि मतलब जिसकी मदद से क्या हो सकता है कि जो लिपिड होते हैं उसकी बाइलेयर में, जो लिपिड्स की बाइलेयर बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें जो है प्रोटीन का मूवमेंट जो है चलता रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया है, ये दो साइंटिस्ट के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की जो है डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस बेसिकली होता है मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वाटर का जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के थ्रू, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो देखो जब कोई भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो दो टाइप से हो सकता है जनरली, और भी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जो दो जनरल टाइप्स होते हैं वो होते हैं आपके एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी का कोई भी यूज नहीं होता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी चाहिए होती है। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एक एग्जांपल है वो क्या है आपका, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 4-5 जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कौन सा एग्जांपल है। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है आपको इसका नाम याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इनर साइड ऑफ सेल। ठीक है, तो जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसमें जो प्राइमरी वॉल होती है वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है। ठीक है, प्राइमरी वॉल कौन सी होती है, बाहर वाली, जो बाहर की तरफ जो वॉल होती है, बाहर की तरफ जो साइड होती है उसकी, उसमें ग्रोथ हो सकती है। लेकिन जो सेकेंडरी वॉल होती है जो कि अंदर की तरफ बनती है, उसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द मिडल लमेला इज अ लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच ग्लूज नेबरिंग सेल्स टुगेदर इन प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो मिडल लमेला जो है एक लेयर होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही, जो कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, जो क्या करती है आसपास के जो भी सेल्स होते हैं उनको चिपकाने का काम करती है। ठीक है, एंड प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक सेल से दूसरे सेल तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स और उसके बाद है लाइसोसोम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द ER बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड RER। ठीक है, तो देखो जो राइबोसोम होते हैं, या मतलब सॉरी राइबोसोम नहीं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या होता है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसे हम रफ वाला बोलेंगे, और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे उसे हम स्मूथ वाला बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं, एक रफ टाइप और एक स्मूथ टाइप। रफ टाइप जिसे हम RER बोलते हैं यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो किसकी वजह से होता है, राइबोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से। और SER जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किसकी वजह से होता है, राइबोसोम के एब्सेंस की वजह से, यानी कि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द SER इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसकी साइट होती है, वहां पर क्या सिंथेसिस होता है, वहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, तो लिपिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द गोल्गी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टेंट कॉन्वेक्सिस कॉल्ड फॉर्मिंग फेज एंड कॉन्केव कॉल्ड मैच्योरिंग फेज। ठीक है, तो जो गोल्गी एपरेटस होता है सेल के अंदर, ठीक है, जो गोल्गी एपरेटस है या फिर गोल्गी बॉडी है सेल के अंदर, तो उसमें सिस्टर्ने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सिस्टर्ने बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो कि कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस से चिपका हुआ होता है ये गोल्गी एपरेटस, और उसके 2 टाइप के फेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे एक चम्मच का आकार होता है, तो चम्मच में क्या होता है
कि एक तरफ आप देखोगे एक अंदर की तरफ थोड़ा सा धसा हुआ उसका क्या बोलते हैं केव लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक बाहर से जो है उभरा हुआ सा सरफेस होता है। उसी तरीके से ये आपका गोल्गी अपरेटस भी अरेंज होता है न्यूक्लियस के साइड पर, और इसमें जो कॉनकेव फेस होता है मतलब कॉन्वेक्स फेस जो होता है मतलब जो बाहर की तरफ होता है, जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा तो वो वाले फेस को हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और जो अंदर जिसमें केव लाइक स्ट्रक्चर होता है गुफा जैसा स्ट्रक्चर होता है जैसे चम्मच में या फिर लेंस में, तो उसे हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद सिस फेस ऑफ गोल्गी अपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स मैच्योरिंग फेस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स क्या होते हैं, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं ER के साथ फ्यूज करती हैं विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी अपरेटस। तो जो वो ER से रिलीज होती हैं, जो वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, जो वेसिकल्स ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होती हैं, वो किसके साथ फ्यूज करती हैं, गोल्गी अपरेटस के सिस फेस के साथ। और क्या होता है धीरे धीरे वो मूव किसकी तरफ करती हैं, टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। तो जो मैच्योरिंग फेस अभी हमने पढ़ा जिसे हम कॉनकेव फेस भी बोलते हैं, तो उसके तरफ जो है वो धीरे धीरे क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्गी अपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो गोल्गी अपरेटस के बारे में पता होना चाहिए कि ये किसकी साइट होती है, ये होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। तो यहां पर जो है ग्लाइकोप्रोटीन और जो ग्लाइकोलिपिड है वो यहां पर बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द लाइसोसोमल वेसिकल्स आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट आर ऑप्टिमली एक्टिव इन एसिडिक पीएच। ठीक है, तो जो लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं वो किस में रिच होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एसिडिक पीएच पर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, यानी कि पीएच जब कम होगा, एसिडिक होगा, तो उस टाइम पे वो क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वैक्यूल होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो क्या करता है, लगभग 90% जो वॉल्यूम होता है सेल का वो घेर लेता है। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल। ठीक है, तो उस पर जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो याद रखना कि वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, सिंगल, डबल नहीं होती, कैसी होती है, सिंगल, और उसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड इन प्रोटिस्ट सेल फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो वैक्यूल की यहां पर बात कर रहे हैं तो अमीबा का यहां पर एग्जांपल दिया गया है। अमीबा के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो भी उसके लिए हार्मफुल बॉडीज है उनको बाहर निकालने का काम करता है। और जो प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रोटिस्टन सेल होते हैं, प्रोटिस्टा के जो सेल होते हैं उनमें क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है जो कि खाने को अंदर खींचने का काम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जहां से मैक्सिमम पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिर्फ यही दोनों होते हैं जिनका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने एक पॉइंट ये भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि जो सेल की एनर्जी जनरेट होती है एटीपी की फॉर्म में वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होती है। जो भी प्रोसेसेस चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं बेसिकली किस में होते हैं, ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसको जनरेट करने में हेल्प करते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स एंड पजेसेस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं यहां पर, तो जो इसका अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं और उसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट डिवाइड बाय फिजन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो सेल के अंदर जाती है, सेल के किस पार्ट में जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो जो काम होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की एक बात मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिजन की मदद से डिवाइड करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर प्लास्टिड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पिगमेंट इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड भी जो है हमारे प्लांट्स में ही पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, पिगमेंट के बेसिस पे जो है इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये आपको अच्छे से याद रखना है।
और अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो ऐसे टाइप की ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करते हैं। ये जो मैं अभी आपकी स्क्रीन पर है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अमाइलोप्लास्ट जो है ऐसे टाइप की ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, और जो इलायोप्लास्ट होते हैं वो ऑयल्स और फैट को स्टोर करते हैं। लेकिन जो अल्यूरोप्लास्ट होते हैं वो किसको स्टोर करते हैं? प्रोटीन को। ठीक है, तो इनकी स्टोरेज जरूर याद कर लेना कि अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करने का काम करते हैं, इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करने का काम करते हैं, और अल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करने का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्लैमिडोमोनास, अ ग्रीन एल्गी हैज 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। ठीक है, तो क्लैमिडोमोनास जो है जो कि एक ग्रीन एल्गी है, इसमें क्या होता है? एक क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल के अंदर। ठीक है, तो जो क्लैमिडोमोनास का जो एक सेल है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता है, तो इसका जो एक सेल है या फिर एक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो स्पेस होता है, खाली स्पेस जो होता है वहां पर, ठीक है, जो कि इनर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना एंड आर कनेक्टेड टू अदर थाइलाकॉइड ऑफ डिफरेंट स्टैक्स बाय मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेलाe। ठीक है, तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट में अभी हमने पढ़ा अंदर जो स्पेस खाली होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और उस स्ट्रोमा के अंदर जो है क्या होते हैं? जो थाइलाकॉइड्स होते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका क्लोरोफिल वगैरह जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो वो जो थाइलाकॉइड्स हैं वो कॉइन की शेप में होते हैं, और वो क्या होते हैं? एक के ऊपर एक रखे होते हैं, जैसे सिक्के एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ठीक है, तो उस क्या बोलते हैं? उस मतलब जो टावर सा बन गया है वो उसका, ठीक है, एक बिल्डिंग जैसी बन गई, एक ब्लॉक टाइप का बन गया, उसे हम ग्रेना बोलते हैं। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जो है अटैच होता है, किसकी मदद से? स्ट्रोमा लमेला की मदद से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ 70 यूनिट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो राइबोसोम होते हैं किसके? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के, वो कौन सी यूनिट के होते हैं? 70s यूनिट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट में होते हैं वो भी 70s होते हैं, और यहां पर भी कौन से होते हैं? 70s होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, तो राइबोसोम का जो कंपोजिशन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s हेयर एस इज स्वेडबर्ग्स यूनिट विच स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था पहले ही कि स्वेडबर्ग्स जो यूनिट होती है वो इसकी एस का मतलब ये होता है। तो प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था 70s होता है, और यूकैरियोटिक में कौन से होते हैं? 80s होते हैं। और ये जो स्वेडबर्ग्स यूनिट है बेसिकली इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एक्सोनीम विच कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर्स ऑफ doublets of radially arranged peripheral microtubules and 1 pair of centrally located microtubule। ठीक है, तो उसके बाद जो है द कोर ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, जो फ्लैजेला अभी हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, फिलामेंट पढ़ा था हमने, एक बेसल बॉडी पढ़ा था और एक हुक पढ़ा था, तो उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो कोर होता है उसका जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम एक्सोनीम बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 9 पेयर्स होते हैं डबलेट्स के, जो कि अरेंज होते हैं पेरिफेरली, यानी कि बाउंड्री पे, जो उसकी सर्कुलर बाउंड्री है उस पर अरेंज होते हैं 2-2 की फॉर्म में, और उसके 9 पेयर्स होते हैं। और एक पेयर जो होता है वो सेंट्रली लोकेट करता है, मतलब बीचों बीच में एक और पेयर भी होता है। ठीक है, ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये फ्लैजेला के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, और इसका डायग्राम जो है वो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, तो आप एक बार वहां से भी देख लेना। ठीक है, फिर यहां पर दिया है द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन फ्लैजेला इज रेफर्ड टू एज 9+2 एरे। ठीक है, तो ये अभी उसी की बात कर रहे हैं। फ्लैजेला का जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया कि 9 पेयर्स होते हैं और 2-2 की फॉर्म में होते हैं, तो इसे हम लोग 9+2 एरे बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 9+2 एरे आपका कहां पर मिलता है? आपको फ्लैजेला में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इन फ्लैजेला द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक। ठीक है, तो ये फ्लैजेला की फिर से बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे? ब्रिजेस की मदद से होते हैं, एंड इज एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। ठीक है, तो उनके ऊपर एक सेंट्रल शीथ भी होती है विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक। ठीक है, तो जो कि हर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय रेडियल स्पोक। ठीक है, स्पोक का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा साइकिल का जो एक व्हील होता है उसके अंदर स्पोक्स होते हैं, तो उसी फॉर्म में जो है ये फ्लैजेला का आपका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा।
फिर नेक्स्ट है द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। ठीक है, तो जो सीलिया होता है और जो फ्लैजेला होता है वो एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज होता है, मतलब उससे फॉर्म होता है। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडीज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल बना होता है वो किससे बना होता है, 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये अभी हम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने किसकी बात करी, फ्लैजेला की बात करी। ठीक है, तो फ्लैजेला में क्या था, 9 वो भी थे लेकिन वो दो दो की फॉर्म में थे, डबलेट्स की फॉर्म में थे। लेकिन यहां पर डबलेट्स नहीं बने होते हैं, यहां पर सिंगल सिंगल होते हैं और किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पेस होता है किसके बीच में, पैरेलल मेम्ब्रेन्स के बीच में। ठीक है, तो ये अभी शायद सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है न्यूक्लियर एनवेलप के, उसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, ये न्यूक्लियर एनवेलप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप में जो आपका किसके बीच में होती है, पैरेलल मेम्ब्रेन्स। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर जो भी मेम्ब्रेन्स होती है, तो उन दो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फिर नेक्स्ट है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म विच कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स का मतलब है जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और उसी का दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है न्यूक्लियोलस और दूसरा होता है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे क्रोमोसोम्स बाद में फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस इज अ साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसकी साइट होती है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो जो आरएनए का सिंथेसिस होता है राइबोसोम की हेल्प से, वो कहां पर होता है, आपका न्यूक्लियोलस में होता है। फिर नेक्स्ट है द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन विच कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। ठीक है, तो इंटरफेस न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस की यहां पर बात हो रही है, इंटरफेस बात हो रही है। तो सेल साइकिल जो होती है जिसमें काफी सारे फेस होते हैं, जैसे G0 फेज होता है, G1 फेज होता है, S फेज होता है, इंटरफेस होता है। ठीक है, तो उसी में जो है इंटरफेस वाला जो पार्ट होता है उसी न्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें एक लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी इंटरफेस में जो सेल का इंटरफेस होता है, सेल साइकिल में जो इंटरफेस आता है, उसी टाइम पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं उनका एक नेटवर्क बनता है जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम हिस्टोन्स कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स आर सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर बेसिकली क्या होता है, जो आपने क्रोमोसोम का थ्रेड देखा होगा, तो क्रोमोसोम में जो है दो क्या बोलते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक दूसरे एंड पर, और उसके बीच में जो सेंटर होता है उसका, उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो सेंट्रोमेयर के बेसिस पे जो है हम लोग क्रोमोसोम को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया सबमेटासेंट्रिक, एक हो गया आपका एक्रोसेंट्रिक और एक हो गया आपका टीलोसेंट्रिक। इनका प्लीज आप जो है डायग्राम एनसीईआरटी से एक बार जरूर देख लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सबमेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर कहां होता है, एक्रो में कहां होता है और टीलो में कहां होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज सेंट्रोमेयर एंड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन गिव स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, तो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब बीच में जो वो क्या बोलते हैं, जो उसका सेंटर होता है उसे हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, एक और कंस्ट्रक्शन भी होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब बेसिकली वहां पर एक ब्लॉकेज टाइप का है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है और वो स्मॉल फ्रेगमेंट को जो है फॉर्म करता है और उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो देखो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। वो हम तब रिवाइज करेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर कवर करेंगे। तो उसमें जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है वो कहां पर होती है, ग्रेना में होती है जो कि प्लास्टिड के अंदर है, और जो आपका डार्क रिएक्शन है वो कहां पर होती है, वो आपकी स्ट्रोमा के अंदर होती है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने फाइनली सेल वाला जो चैप्टर है, सेल थ्योरी का जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। तो
इसके बाद जो है आप अगर एनसीईआरटी से एक बार इस चैप्टर की रीडिंग एक बार जरूर कर लें तो काफी ज्यादा जो है आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा। और आई होप कि आपने जो है सभी पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पर नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके से जो है मैं एक एक चैप्टर हर एक वीडियो में आपको कंप्लीट कराता रहूंगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी जो है वो साथ साथ चलते रहेंगे और तीनों की ही जो है मैं प्लेलिस्ट भी यहाँ पर बना दूंगा चैनल पर और वो भी आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख पाओगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और कोई डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।